हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि मैंने जो एयरफोर्स एकेडमी कॉमन कैडेट का पेपर क्लियर किया था वो कैसे किया था, क्योंकि लास्ट मुझे बहुत सारे वीडियोस में वही कमेंट्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मोस्टली मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था, कैसे हुआ था। और मेरा वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, तो जो लोग भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब बढ़ा चढ़ा के बात नहीं बोलने जा रहा कि जैसे कि मोस्टली लोग करते हैं यहाँ पे कि हाँ मैंने उतना टाइम ये किया, उतना टाइम वो किया। मैं यहाँ पे जो रियलिटी है मैं बस वही बोलूँगा यहाँ पे। और मैंने 2023 को ये पेपर दिया था। और उससे पहले मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब पेपर दे दिया और हो गया मेरा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे मेरे बहुत सारे फेलियर भी है सब। तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा सब। तो अगर मैं पहले इसके बारे में बात करूँ, तो मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2021 को एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट। मैं उस टाइम पे बैंकिंग के एग्जाम्स दे रहा था। स्टार्ट किया था 2021 को मैंने 5 एग्जाम दिए बैंकिंग के। और सिर्फ एक ही एग्जाम था आईबीपीएस पीओ का, जिसका मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ और मैं मेंस में फेल हो गया। फिर 2022 को आते हैं, थोड़ा प्रिपरेशन और थोड़ा अच्छा हुआ था, तो लेकिन इस बार भी मेरे सिर्फ एक ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, 2 प्रीलिम्स क्लियर हुए थे एक्चुअली। 2022 को मैंने बैंकिंग के साथ साथ एसएससी का भी तैयारी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने प्रिपरेशन को लिमिटेड एक ही जगह पे नहीं रखूंगा। एसएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट 70 to 80% सेम था बैंकिंग के जैसा, थोड़ा कुछ अलग था रहता था। तो मैंने एसएससी का भी प्रिपरेशन किया था। और 2022 को मैंने आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स क्लियर किया था। और आईबीपीएस पीओ का मैंने मेंस भी क्लियर किया, और मेंस में मेरा काफी तगड़ा मार्क आया था। मतलब आप मान के चलिए 13.5 मार्क्स का मेरा लीड था मेंस में। लेकिन बस किस्मत में नहीं था, तो मेरा इंटरव्यू में इतना अच्छा खासा मार्क्स नहीं आया। बहुत ही मतलब कम मार्क्स आ गए इंटरव्यू में, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, और मेरा नहीं हुआ। और उसके साथ साथ एसएससी का भी मैंने मेंस दिया था, और वहाँ पे भी मेरे साथ कुछ वैसा ही हुआ। इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू तो नहीं था, वहाँ पे जो मेंस में कट ऑफ गया, फाइनल कट ऑफ गया 291 और मेरा स्कोर आया 287। तो जो लोग आप में से एसएससी देते हैं उनको पता रहता है कि 4 मार्क का जो डिफरेंस है ना, इसका मतलब अगर मेरा एक क्वेश्चन सही हो जाता उसमें, तो मेरा एसएससी सीजीएल भी 2022 वाला क्लियर हो जाता। तो लेकिन 2022 में ना ही मेरा आईबीपीएस पी हो, ना ही मेरा एसएससी सीजीएल हुआ। तो फिर मैं आया 2023 को। तो उसके साथ साथ मैंने एक्चुअली 2021 को मैंने अपना एमटेक भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा गैप ईयर रहे। क्योंकि मैंने 2019 से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सिविल इंजीनियरिंग में। 2 साल में गेट की तैयारी कर रहा था, तो गेट भी क्लियर हुआ था। तो इसलिए मैंने एनआईटी जमशेदपुर में अपना एमटेक के लिए एडमिशन कर लिया। और 2021 से 2023 से मेरा एमटेक भी साइमल्टेनियसली चल रहा था मेरे प्रिपरेशन के साथ। तो 2023 को अगर आऊँ मैं, 2023 जून तक मेरा एमटेक खत्म हो गया। और उसी टाइम पे अगस्त में बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैं तैयारी कर रहा था, एसएससी के लिए तैयारी कर रहा था। तो उसी टाइम अगस्त के टाइम एआई कॉमन कैडर का वैकेंसीज आया, और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मेरा एक दोस्त था जो एनआईटी जमशेदपुर का, तो मैं उससे बात कर रहा था ऐसे फोन पे, और उसने बोला कि भाई ऐसा ऐसा आया है, क्योंकि वो हमेशा एटीसी का पेपर देता था। तो वो फिलहाल अभी हाल में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, वो भी एक पीएसयू है। तो उसने मुझे उस टाइम फोन किया था, तो बोला कि भाई एआई कैसे निकला है कॉमन कैडर, तुम इसको भर सकते हो। और उसने ये मुझे बोला कि इसका जो सिलेबस है, मैं पहले मना कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि अरे नहीं, इसमें वो फिजिक्स मैथमेटिक्स रहेगा, मैं क्या ही पढ़ूंगा, मैं उसके अभी वो सब चीज़ें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन उसने बोला कि भाई इसका जो सिलेबस है काफ़ी सिमिलर है तुम्हारे जो बैंकिंग और एसएससी की तरह। तो मैंने उसके बाद नोटिफिकेशन देखा। नोटिफिकेशन में मैंने जब देखा कि 99 वैकेंसीज है यूआर कैटेगरी के लिए, मैं अनरिजर्व कैटेगरी से एग्जाम देता हूँ, मैं यूआर कैटेगरी का हूँ। तो मैंने उसको फोन में बात करते करते मैंने नोटिफिकेशन देख लिया। मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं इसको नहीं भरने वाला, क्योंकि 2022 में मुझे थोड़ा डर था कि एसएससी सीजीएल का इतना बड़ा वैकेंसीज आया था, उसमें मेरा नहीं हुआ। आईबीपीएस पीओ में 7,000 के आसपास वैकेंसीज थे, उसमें मेरा नहीं हुआ फाइनल लिस्ट में। तो मैं काफी डरा हुआ था। मैं डरा नहीं था, मैं अपने ऊपर ही मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा होगा ये, ठीक है। तो मैंने सोचा कि साला 5 डिजिट वैकेंसीज में मेरा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डबल डिजिट वैकेंसीज में मैं क्या ही करूंगा। लेकिन फिर भी बोला कि हाँ ठीक है भाई, तुम देख लो। लेकिन उसके बाद फोन रखने के बाद 2-3 दिन के बाद मैंने फिर से वो नोटिफिकेशन चेक किया, और वो वाला नोटिफिकेशन जो है ना, वो मुझे काफी लुक्रेटिव लगा। जैसे कि आप देखोगे 13 लाख सिटी से तब लिखा हुआ था, अभी तो 14 लाख सिटी से, क्योंकि डीए और एचआरए बढ़ गया है सब। तो अभी 14 लाख सिटी से ये लोग लिख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे 13 लाख सिटी से था। और जब मतलब आप उसको देखोगे ना, तो काफी जब अभी ये वाला भी जब नोटिफिकेशन का पीडीएफ देखोगे, तो काफी लुक्रेटिव लगता है कि अरे यार 13 लाख का सिटी है, मतलब एयरपोर्ट में आप काम करोगे तो मतलब बहुत अच्छा रहता है जॉब। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डालने लगे, तब जो लोग सब एटीसी क्लियर किए थे, तो वो अथॉरिटी के बारे में बोल रहे थे कि ऐसा है वैसा है। ट्रेनिंग वीडियोस में देख रहा था, मुझे काफी मतलब ये चीज़ ना काफी मतलब टेम्प्ट किया कि हाँ मैं इसको भरता हूँ। जैसे कि अभी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, शायद आप लोग देख रहे होंगे, और आप लोग भी टेम्प्ट होते होंगे शायद, जैसे मैं हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने उसके बाद मैंने वो एग्जाम का फॉर्म भर दिया और 1,000 रुपये देखे, क्योंकि उस टाइम पे मैं ये भी सोच रहा था कि यार क्यों भरूं, फालतू का पैसा जाएगा। लेकिन बाद में मैंने ये सोच के भर दिया कि ठीक है, क्योंकि तब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डाला करता था। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक एग्जाम एनालिसिस वीडियो बना दूंगा, रिजल्ट का वीडियोस बना दूंगा, व्यूज आ जाएंगे, सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये सोच के एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर दिया। तो उसके साथ साथ मैं बैंकिंग का एग्जाम भी दे रहा था। तो अगस्त 25 को मेरा आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स था, जो कि मैंने क्लियर किया था, ठीक है। मैं भी उसमें शौक था कि मेरा वो प्रीलिम्स कैसे क्लियर हुआ। तो उसके बाद जब आईबीपीएस क्लर्क का मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, तो आईबीपीएस मेंस का जो डेट रहता है ना एग्जाम का, वो डेट निकला अक्टूबर 7 को।
और जो कॉमन कैडर का जो पेपर था, एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, इसका एग्जाम डेट मेरा आया अक्टूबर 14 को। तो आप देखिए एग्जाम दोनों के बीच में 7 दिन का डिफरेंस है। तो अगर जिन जिन लोगों को पता नहीं है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आता है, करंट अफेयर्स। तो मेरा बैंकिंग का जो मेंस पेपर है ना, उसके लिए मुझे कोई डर नहीं था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेंस में मैं क्लियर कर दूंगा, मुझे ये कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर थोड़ा। तो मैंने जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था वो था करंट अफेयर्स। जैसे कि अक्टूबर 7 को पेपर हुआ था, तो मैंने लास्ट पिछले 3-4 महीने के जो भी सारे करंट अफेयर्स थे, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था अपना। तो मैं जहाँ पे देखे आया, तो मेरा आईबीपीएस क्लर्क का भी मेरा पेपर क्लियर हो गया था, ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क में मेरा कितना अच्छा खासा स्कोर आया था, और मुझे बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क का पोजीशन मिला था, जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। हालांकि ये बात है कि मैंने एआई कॉमन कैटेगरी ज्वाइन किया, तो उसमें भी मैंने स्कोर किया था 19.50 करंट अफेयर्स में, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, आउट ऑफ 50। और जो लोग बैंकिंग एस्पिरेंट नहीं है, उनको शायद लगेगा कि 50 में से 19.5 काफी कम स्कोर है, लेकिन जो लोग बैंकिंग एस्पिरेंट है उनको पता है कि भाई 19.5 कितना एक्सीलेंट या फिर टेरिफिक स्कोर है। वो भी उस टाइम पे, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसे डिफिकल्ट आते थे, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन मैंने जो करंट अफेयर्स उसके लिए पढ़ा था आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, क्योंकि मैं उसके लिए लेके काफी ज्यादा सीरियस था। तो मैं जब कॉमन कैडर का पेपर देने गया ना, और जब वो सेक्शन देखा, जो कॉमन कैडर का पेपर था वो 150 मार्क का था उस टाइम पे, जो सिलेबस था 40 मार्क का क्वांट, 40 मार्क का रीजनिंग, 35 मार्क्स का करंट अफेयर्स जो जनरल अवेयरनेस, और 35 मार्क्स का इंग्लिश, 150 मार्क्स का था, और 2 घंटे का टाइम था, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं था। तो 2 घंटे में आप जब भी चाहे आप सेक्शन इंटरचेंज कर सकते हैं, कि आप यहाँ से वहां तक जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए काफी अच्छा था, तो मैंने वो पेपर दिया ऐसे रैंडमली। मैंने इससे पहले मैंने कोई मॉक्स भी नहीं लगाया था, सिर्फ 2 ही मॉक्स लगाए थे मैंने टेक्स्ट बुक पे। उसमें भी शायद मेरे कितना 120-122 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 150। तो मैं इस एग्जाम को लेकर सीरियस भी नहीं था, मैं बस ऐसे जाकर रैंडमली एग्जाम देके आ गया। और करंट अफेयर्स में जो पढ़ा था ना आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आईबीपीएस क्लर्क में जितना क्वेश्चन नहीं आया उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे आएगा। शायद आउट ऑफ 35 15-16 क्वेश्चन के मुझे डायरेक्ट क्लियर आंसर पता थे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं था, तो मैंने 35 से 35 अटेम्प्ट करके आ गया। और उसके बाद अक्टूबर चला गया। अक्टूबर के बाद सितंबर आया, सितंबर में भी मैंने बहुत सारे आईबीपीएस का मेंस, नवंबर आया, नवंबर में मैंने आईबीपीएस का मेंस दिया, एसएससी सीजीएल का भी मेंस था, उसको भी दिया। और नवंबर 19 को शायद इंडिया हार गया था 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया से, तो काफी सदमे में था उस टाइम पे। और फिर 2000 नवंबर 20-22 को शायद एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट है, और उसमें मेरा नहीं हुआ था, और उस टाइम पे इनका भी रिजल्ट आया था एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स, और उनका इसमें हो गया था। तो मैं ऐसा इनके लिए तो मैं काफी ज्यादा खुश था, लेकिन मैं अपने लिए काफी ज्यादा ही डिप्रेस था उस टाइम पे, ठीक है। और मुझे काफी बुरा लग रहा था उस टाइम पे। तो नवंबर 22 चला गया, ठीक एक दिन के बाद मैं ऐसे ही रात को टेलीग्राम चेक कर रहा था, और इसका कॉमन कैडर का रिजल्ट आया। तो मैं ऐसे ही कैजुअली अपना रोल नंबर देखा कि हाँ ठीक है, मेरा रोल नंबर ये है, 1778 था मेरा लास्ट को। मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या हुआ है। मैं 99% माइंड में था कि हमारा क्लियर नहीं होने वाला, नहीं आने वाला नाम मेरा। लेकिन जब मैंने पीडीएफ ओपन किया, फर्स्ट पेज पे 4th कॉलम पे फर्स्ट रो पे मेरा नाम था, फिर मेरा रोल नंबर था। मेरा नजर भी पहले उसी नंबर पे गया। मुझे खाली वो 1778 दिखा। मैंने सोचा यार ये मेरा नंबर है क्या? मैं फिर से क्रॉस चेक किया 5 बार 10 बार, कितना बार नहीं किया भाई। उसके बाद मैं कंफर्म हुआ कि हाँ ठीक है मेरा रोल नंबर है। उसके बाद मेरे पापा थे उस टाइम पे, मैं पापा को बोला कि पापा ऐसा मेरा हुआ है। पापा तो खुश हो गए, लेकिन मैंने बोला कि पापा ये फाइनल नहीं है, ये बस डीवी के लिए बुलाया है। तो अथॉरिटी क्या करता है, जितना वैकेंसीज है, जैसे कि 100 अगर वैकेंसीज इन्होंने निकाला है, तब वो 1.66 टाइम्स एस्पिरेंट को बुलाता है डीवी के लिए। तो मेरे मन में भी ये डर था कि अरे यहाँ पे तो हो गया, लेकिन डीवी में कट जाऊंगा तो फिर बहुत बुरा लगेगा, वगैरह वो सब चीजें। फिर जनवरी को डीवी हुआ, और जनवरी के टाइम में लोग ऐसे बोले थे कि अगर आप आरटीआई डालोगे तो आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने स्कोर नहीं निकाला था। तो मैंने आरटीआई डाला जनवरी पे, और फरवरी फर्स्ट वीकेंड को ही मेरा आरटीआई का रिप्लाई आ गया, और जिसमें मेरा स्कोर था 132। जब डीवी के लिए कटअप गया था तो 129 गया था, लेकिन आरटीआई में यहाँ पे मेरा स्कोर आया था 132। और जब मैंने वो स्कोर देखा ना, तो मैं ऑलमोस्ट 90% श्योर हो गया कि मेरा इसमें हो जाएगा। फिर भी 10% का डर लगता है, क्योंकि लेकिन 90% में श्योर थी कि हाँ 132 इज अ वेरी गुड स्कोर, 3 मार्क्स ज्यादा है कटअप से, और सिंगल एग्जाम रहता है तो कटअप के आसपास ही बहुत ही ज्यादा लोग रहते हैं। तो मैं 90% श्योर हो गया था हाँ मेरा सिलेक्शन होगा ऐसा करके। अगर फर्स्ट लिस्ट में भी नहीं है ना, सेकंड लिस्ट में तो पक्का ही आएगा, मैं इतना डैम श्योर था अपने दिमाग में। फिर मार्च आया, मार्च में रिजल्ट निकला, अप्रैल में हम लोग गए ट्रेनिंग किए, बस वगैरह वगैरह वो सब चीजें। तो ये था मेरा जर्नी, मैंने कैसे एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव का पेपर को क्लियर किया। अभी जो वैकेंसीज आया है, तो अगर आपने अभी तक देखा हुआ है ना, तो आपको अभी तक पता चल जाएगा कि मैंने एग्जाम के लिए क्या किया। लिटरली कुछ नहीं, ऐसा आपको लगेगा, लेकिन मैंने 2021 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और जब मैं ये वाला पेपर देने गया था, तो मेरा दिमाग में मैं सब चीजों को इतना ही जल्दी फास्ट सब प्रोसेस कर रहा था ना, तो मुझे क्वेश्चन का जो मैंने एग्जाम दिया था, वो मुझे काफी ज्यादा ही ईजी लगा। मुझे इतना डिफिकल्ट वो लगा नहीं था, तो इसलिए हाँ ठीक है मेरा मार्क्स आ गया, मेरा हो गया। लेकिन अभी के बारे में बात करूं, जैसे कि मैं खाली भी जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद अभी ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हूं। तो जब कॉमन कैडर आया था, उसमें एक ही एग्जाम में वो लोग 7 डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे थे, और उनका ये प्लान था कि
जो भी एस्पिरेंट सब सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट, उनको उसी 7 डिपार्टमेंट में वो सफल कराएंगे 5 साल में। लेकिन जब रिक्रूटमेंट हो गया तो पता चला कि ये पॉसिबल नहीं है सफल कराना, क्योंकि अगर आप एक डिपार्टमेंट में 5 साल काम कर लिए तो 5 साल के बाद अगर आपको बोला जाए कि आप दूसरा डिपार्टमेंट में जाए, देन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अडाप्ट। तो शायद आपका एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा, तो शायद इसलिए ये चीज़ों को उन्होंने स्क्रैप कर दिया। और इस बार जो वैकेंसीज आया है वो खाली ऑपरेशन का वैकेंसीज आया है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन भी आया है, फाइनेंस का आया है, लॉ का आया है, लेकिन मुझे उसके रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं है, तो मैं खाली ऑपरेशन के बारे में बात करूंगा। तो 2021 में जो वैकेंसीज आया था ऑपरेशन का, सिर्फ ऑपरेशन का, उसमें पैटर्न कुछ ऐसा था कि सेक्शन ए था, सेक्शन बी था। अगर आप एटीसी का पेपर दिए हो तो एटीसी का भी सिलेबस काफी सिमिलर टू इसके जैसा ही होता है, खाली एटीसी में एविएशन अवेयरनेस का क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन ऑपरेशन यहाँ पे रहता है। तो मैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करूँ जो 2021 में था, और मोस्ट प्रोबेबली 2026 को भी वही सेम सिलेबस रहेगा। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस पार्ट ए में रहेगा 15 मार्क ईच, 15 into 4 60 मार्क्स का रहेगा। पार्ट बी में रहेगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स 12th लेवल का, और एविएशन अवेयरनेस जो 20 60 मार्क का ऐसा रहेगा, जो कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही रहेगा ऑपरेशन का। बाकी डिपार्टमेंट की अगर बात करूं तो पार्ट ए तो सब डिपार्टमेंट में सेम रहेगा, लेकिन पार्ट बी के सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो अभी अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि भैया थोड़ा गाइड कर लीजिए, सर थोड़ा गाइड कर लीजिए, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा। देखिए, ये जो एग्जाम है ना, स्पेशली ऑथोरिटी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, इससे यहाँ पे ये मैटर नहीं करती कि आप कितने पढ़े हो, ये मैटर नहीं करती कि आप कितना मार्क्स लगा, आप ये मैटर नहीं करती कि आप कितना अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। मतलब मैटर करता है, अगर आप पढ़े हो, आपका प्रिपरेशन अच्छा है, देन आपका होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी आप ही के जैसा ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 लाख के आसपास एस्पिरेंट भरेंगे ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जो मुझे लग रहा है, ठीक है, 1 लाख के आसपास भरेंगे। तो 1 लाख में से 1000 एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो काफी सीरियस होंगे, उनका प्रिपरेशन काफी तगड़ा हुआ, लेकिन जॉब कितनों को मिलेगा? सिर्फ 79। सिंगल एग्जाम रहेगा 79 वैकेंसीज का, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो करिए, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा सीरियस होने का कोई रीज़न नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक एग्जाम है और आपका यहाँ पे 2 ही आउटकम मिलेगा, इधर आपका होगा या फिर ना होगा। अगर आपका होगा तो मैं खुद को काफ़ी लकी मानता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ। मैंने इसके साथ साथ IBPS क्लर्क निकाला था, SBI क्लर्क निकाला था, लेकिन ये वाला ऐसा जॉब यहाँ पे आ गया ना, मुझे पता भी नहीं चला कहाँ से मैं कहाँ आ गया हूँ। शायद मैं अभी जो वीडियोस डाल रहा हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर का वीडियोस, ट्रेनिंग डेज वीडियोस, मेरे डेली ब्लॉग्स, तो शायद वो काफी लुक्रेटिव लगे और शायद आपको अट्रैक्ट करे, टेम्प्ट करके हाँ मैं भी ये वाला दूंगा। लेकिन मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा कि क्या आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि आप वो कर पाएंगे? तो अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ फिजिक्स मैथमेटिक्स आपका 12th लेवल का अच्छा होल्ड है उसके ऊपर, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा आप इसको भरिए। लेकिन अगर आपका वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर अच्छा होल्ड नहीं है, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप बिल्कुल मत भरिए, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है इसका भरने का। उसके बाद मुझे लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि कौन सा कोर्स खरीदे। देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, कल ही मुझे एक मेल आया था एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से कि हम चलिए एक कोलैबोरेट करते हैं, आप हमारा एजेंसी मतलब नाम बोलेंगे तो भाई पैसा मिलेगा, पेड प्रमोशन जो है। मैं 5 साल से अपने यहाँ पे वीडियोस डाल रहा हूँ, 2021 से मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किया, अभी 5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब 2-3 महीने में हो जाएगा। मेरे 24,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए। लेकिन मैंने एक भी चैनल में पेड प्रमोशन नहीं किया है। आप देखोगे 3-4 हजार सब्सक्राइबर्स के लोग भी पेड प्रमोशन कर लेते हैं टेक सीरीज का, लेकिन मैंने यहाँ पे एक भी नहीं किया है। तो मैं आपको बस सही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल होके सही तरीके से सोचिए कि हाँ मैं यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ भी दिखा दूंगा, मेरे पास बहुत अच्छा चांस है कि हाँ मैं वीडियोस बनाऊंगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करूंगा कि अरे नहीं आप भरो, लेकिन मैं वो सब चीज़ें करना नहीं चाहता, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें बोलता हूँ, क्योंकि अभी मैं जितना ही बोल दूँ, ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज का वीडियो में डाल दूंगा, 10,000 15,000 लोग देखेंगे, लेकिन होना सिर्फ 79 लोगों का ही है। तो मैं कैसे क्या बोल दूँ सब चीज़ों को, ठीक है। बाकी के जॉब्स मतलब मैं आपको ऐसे भी वीडियोस अभी मिल जाएंगे जो लोग बनाएंगे कि क्रैक दिस एग्जाम, बाकी भाई उसके ऊपर 10,000 15,000 व्यूज आ जाएंगे, लेकिन वैकेंसीज डबल डिजिट्स में है। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आप अच्छा होल्ड है आपका उस सब्जेक्ट्स के ऊपर और आप मतलब दिमाग में है कि हाँ आप इसको कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको करिए। क्योंकि आप अगर जिंदगी में मोटिवेशन छोड़ के थोड़ा प्रैक्टिकल रहेंगे ना, तो वो चीज़ें आपके लिए वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। वो सब चीज़ें करना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल ही रहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी IBPS क्लर्क का वैकेंसीज आया है, मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मतलब एलिजिबल हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर ट्राई करिए, क्योंकि उसमें अच्छा खासा वैकेंसीज आएगा, बहुत तगड़ा वैकेंसीज आएगा मुझे लग रहा है इस बार। तो बाकी और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन के लिए अगर आप हैं, आपका अच्छा होल्ड है, बिल्कुल करिए। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस के लिए भी देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं भी वैसे ही गया था, मेरा तो मेन मोटिव वही था कि हाँ मुझे इंस्टाग्राम मतलब यूट्यूब में जाके वीडियोस डालना है, एक एग्जाम एनालिसिस का वीडियो डालूंगा, एक रिजल्ट का वीडियो डालूंगा, बस हो गया मेरा काम। लेकिन मेरा किस्मत में था तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। बाकी बस वही था। एंड
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मेरा बात कुछ बुरा लगे देन आई एम सॉरी। मैं ऐसा किसी को डिमोटिवेट करना नहीं चाहता था, लेकिन जो रियलिटी है मैं बस आपको वहीं यहाँ पे बता दिया, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ एंड धन्यवाद।